मंच पर आसीन आदरणीय न्यायमूर्ति श्री विकास शिरपुरकर साहब, जिनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है, जिनके साथ में मैंने कुछ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कुछ मंच पर उनके साथ साझा करूं मंच, तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आज के कार्यक्रम के वटवृक्ष और प्रेरणा सूत्र और सूत्रधार और जो जिनकी छत्र छाया में ये सब कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय डॉक्टर श्रीनिवास खांडेवाले जी, जिनके समाज और अर्थशास्त्र के योगदान की मैं हर जगह तारीफ करता हूँ। आज भी इस उम्र में भी इतनी एक्टिव तरीके से समाज में अपनी सेवा का दायित्व निभा रहे हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। बहुत एक्टिव होकर आप सबके साथ में जुड़े हुए हैं, जिनके छत्र छाया में इतना बड़ा कार्यक्रम हो पा रहा है। कॉमरेड पाटनी जी, हमारी बहन डॉक्टर विद्या चौरपकार जी, जिन्होंने बहुत सशक्त भाषण दिया आपके सामने और बहुत अच्छे तरीके से बताया हमें जिस चीज़ की आज ज़रूरत थी। और कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं ऑनरेबल जस्टिस शिरपुरकर जी से बात कर रहा था। शिरपुरकर जी साहब कह रहे थे, इतना ज़्यादा हाइपर कॉम्प्लेक्स टॉपिक आपने क्यों चुना है, खांडेवाले सर को कह रहे थे। तो शायद मैं भी थोड़ा सा सहमत था उस वक्त उनसे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आकर यहाँ के ऑडियंस को देख रहा हूँ, ऑडियंस के इंटेलेक्चुअल लेवल को देख रहा हूँ और इतना गहराई से सुनने वाले श्रोताओं को देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी हाइपर कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, सही जगह जा रहा है। इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के साथ में बात करने का टॉपिक है। और जैसे हमारे मित्र ख्वाजा रब्बानी साहब ने कहा कि बहुत सारी बातें होगी जो नहीं कही जाएगी, फिर भी आपको समझ में आ जाएगी। जरूरी है, हम बहुत कुछ कह देंगे, बहुत कुछ ना कहेंगे, आप समझदार हैं, आप समझ लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। बस इसी प्रस्तावना के साथ मैं शुरुआत करता हूं। और हाइपर कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन आज की ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है, पूरी तरह से हमारे लिए सार्थक है आज का टॉपिक, और इस टॉपिक पे और रुईकर इंस्टीट्यूट के लिए भी सार्थक है। मैं जो फेरिस्त देख रहा था पिछले 25 प्रोग्राम्स की, एक एक प्रोग्राम एक एक मोती है अपने आप में, चुनिंदा मोती। इतने अच्छे वक्ता, इतने अच्छे टॉपिक्स को आप सिलेक्ट करके लेकर आते हैं कि आज के दौर में ऐसे वक्ताओं की और ऐसे विषय की आवश्यकता है। हम सुने, समझें और इस बात को आगे बढ़ाएं। तो रुईकर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहा है। गौतम कामरे जी, धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी लिस्ट हमारे सामने में रखी। तो आज के विषय पर मैं आ जाता हूं कि आज का विषय है समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता, भारतीय जनता की आकांक्षाओं का मूल। हम बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तावना कॉमरेड जी ने दी इसके बारे में कि भारतीय संविधान में शब्दों का नहीं होना और बाद में हो जाना, इसका अर्थ यह नहीं कि पहले नहीं था या अब हो गया, या इस तरीके के निष्कर्ष जैसे निकाले जाते हैं। जस्टिस शिरपुरकर साहब इसके बारे में मुझे आशा है कि चर्चा करेंगे। तो हम इसी विषय पर आते हैं और हमारी बहन विद्या जी ने जो बात की है उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि समाजवाद के प्रति हमारी आकांक्षा पूर्ति किस तरीके से होगी। एक आम भारतीय की नजर से मैं सोचता हूं, एक बुद्धिजीवी की नजर से नहीं सोच रहा हूं इस वक्त में, मैं एक आम भारतीय की नजर से सोच रहा हूं। मेरा सपना क्या होता है, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, मैं बीमार हो जाऊं तो मेरा इलाज हो जाए, मुझे अपनी मेहनत का फल मिले, और मुझे अपने धर्म, जाति और भाषा के कारण अपमानित ना किया जाए। बस इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बड़ी बड़ी भाषा और बड़ी बड़ी बातें तो हम इंटेलेक्चुअल्स के लिए है। आम आदमी तो चाहता है कि भाई मैं बीमार हूं, मुझे इलाज हो जाए, मुझे खाने को 2 जून की रोटी मिल जाए, मेरी मेहनत का फल मुझे मिले, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतना मुझे मिले, और मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो एक आदर्श नागरिक बन सके। और खासकर धर्म, जाति और भाषा के आधार पर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी परिकल्पना थी हमारे
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वालों की, और शायद बहुत विशफुल थिंकिंग थी उन लोगों की कि बहुत जल्दी इस पे अमल हो जाएगा। लेकिन आज हम इस विषय को दोहरा रहे हैं, इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज भी ये विषय सामयिक है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत सारी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी, बहुत सारी अभिलाषाएं अभी भी बाकी है, बहुत सारी विशफुल थिंकिंग अभी भी है जो पूरी नहीं हो सकी। कवि दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। इस नई गंगा की जरूरत है। ये गंगा केवल भौतिक विकास की गंगा नहीं है जो हम कंक्रीट जंगल अपने आसपास देख रहे हैं, और जिस तरीके से जीडीपी ग्रोइंग एट दिस पर्टिकुलर रेट, और जिस तरीके से हम इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। मैं भी एक अर्थशास्त्री हूं, तो मैं घूम फिर कर इकोनॉमिक्स के टॉपिक में चले जाता हूं, लेकिन मेरे से बहुत बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, इसलिए उस टॉपिक में ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा। तो हम ये भौतिक विकास की गंगा की बात तो होनी चाहिए, विकास तो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा सामाजिक समता का विकास, इंटरफेथ हार्मनी, सौहार्द जिसे कहते हैं, धार्मिक सौहार्द, इसके विकास की जरूरत है। इसकी गंगा निकलने की जरूरत है आज, और इसकी कमी हमें नजर आती है। आप और हम सब मिलकर इस बात को हम इसे महसूस करते हैं कि इस बात की कमी नजर आती है। हमारी बहन विद्या जी ने जो बात कही कि ये देश जो है यहाँ पर एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है। ये स्टेज पर ही देखिए, हम सब अलग अलग फेथ ट्रेडिशन के लोग एक साथ बैठकर अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब इनमें भेदभाव डालने की बात की जाती है, जब इसमें इसके अंदर वर्ण व्यवस्था पैदा की जाती है एक तरीके से, तो बहुत बुरा लगता है। ये आज की मॉडर्न कंटेम्प्ररी वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है, तो बुरा लगता है। तो इससे बाहर निकलने की बात हमारे संविधान में है, जो हमारी विशफुल थिंकिंग है, मुझे लगता है। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों का ध्यान पाश्चात्य समाजवाद की तरफ चले जाता है। मुझे लगता है कि हमारा समाजवाद भारत का पाश्चात्य समाजवाद से काफी भिन्न है, काफी अलग है। हमारे समाजवाद में गांधी का भी रोल आता है, हमारे समाजवाद में राम मनोहर लोहिया जी का भी रोल आता है, हमारे समाजवाद में गांधी के ग्राम स्वराज की बात आती है, गांधी के आखिरी शख्स तक हमारी डेवलपमेंट के फ्रूट्स पहुंचना चाहिए, वो बात भी आती है। हमारा समाजवाद जो है उसमें गांधी की वो बात याद आती है कि सच्चा भारत जो है भारत के गांवों में बसता है, भारत के मजदूरों में बसता है, भारत के गरीबों में बसता है। जब तक उनका उत्थान नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गांधी जी का जब गांधी जी चिंतित हो चुके थे, जब पूंजीवाद बहुत तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा था उन्हें, और उन्हें लग रहा था कि कुछ व्यापारी, चंद व्यापारी शायद देश की बहुत बड़ी आर्थिक संपत्ति अपने हिस्से में कर लेंगे, तो गांधी जी ने एक यूटोपियन प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी वर्ग है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो ट्रस्टीज होना चाहिए समाज। तो गांधी वॉज टॉकिंग अबाउट कि आप पैसा कमा रहे हैं तो कमाइए, लेकिन उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा उसकी बात सोचना होगा। क्योंकि यदि विकास का फल गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा तो वो विकास बेकार है। अमीर और अमीर होते चले जाएगा, गरीब और गरीब होते चले जाएगा। तो हम उस विकास की, हम उस किस्म के समाजवाद की बात करते हैं। राम मनोहर लोहिया जी का जो समाजवाद था, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 पिछड़े लोगों का विकास जब तक नहीं होता तब तक मैं नहीं मानता कि भारत का विकास हुआ है। महिला, शूद्र, आदिवासी, मुस्लिम और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। सीधा सीधा कह दिया, स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये 5 विकास जो है ये पैरामीटर है, ये हमारे मापदंड है। यदि ये 5 मापदंड में हम खरे नहीं उतर रहे, इसका मतलब हम विकास नहीं कर रहे हैं। तो हमारा समाजवाद हमारा अपना वर्जन ऑफ वेस्टर्न सोशलिज्म है, उसको मॉडिफाइड वर्जन है, जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए उपयुक्त है। तो हम उस समाजवाद की बात करते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जो सपना था कि विकास गांव से होगा, एक एक गांव अपने आप में एक समृद्ध इकाई होना चाहिए। गांधी जी की ग्राम पंचायत की कल्पना कि वहां से शुरुआत होना चाहिए। सबसे छोटी इकाई जो है वो गांव का वो नागरिक है, आम आदमी है।
किसान है, उसके बाद पंचायत है, और उसके बाद नीचे से ऊपर उठकर जाना है हमको, और बड़े ढांचे तक पहुंचना है, ना कि टॉप डाउन, बड़े ढांचे से नीचे तक नहीं आना है। तो गांधी जी की जो कल्पना थी उसमें हम कितने खरे उतरते हैं, अगर आज अवलोकन करें उसका, तो आज देश की 80%, 80% संपत्ति 10% लोगों के हाथ में है। हमारा जो वेल्थ गैप जो बढ़ी है, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो बढ़ी है, वो पिछले कई सालों में सतत बढ़ती चली जा रही है। इतनी बढ़ गई है कि 10% जनता के हाथ में 80% संपत्ति देश की, 20% लोगों के हाथ में 90% संपत्ति देश की। मैं ये कोई ऐसे आंकड़े आप लोगों को आपका दिल बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये मैं कह रहा हूं वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट से, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से 20% लोगों के पास 90% वेल्थ है, और नीचे के 10% के पास 0.01%, नीचे के 20% के बाद में 0.02%, तो नीचे के 40% के पास कुछ है ही नहीं, जीरो। हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं ना, वो भी उससे भी बुरी हालत में है, वो है ही नहीं खाने को कुछ। जितना मिल रहा है उसमें किसी तरीके से जिंदा है। ये तो भारत की खासियत है, खूबी है, रेजिलियंस है, हमारे अंदर की क्षमता है कि हम हर विषम परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं। तो हमारा जो आम आदमी जिंदा है, नीचे का आदमी जिंदा है, उसके पास कुछ नहीं होने के बावजूद भी वो जी रहा है, जिंदा है, खुश है, खुशहाल है, पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन फैक्ट ये है हमारे पास में कि हमारे पास में उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये विषमता बढ़ती चली जा रही है। गिनीज कोएफिशिएंट नाम का इंडेक्स है, खांडेवाले सर आप के साथ में शेयर करेंगे कभी डिस्कशन में। गिनीज कोएफिशिएंट मेजर करता है कि डिस्पैरिटी कितनी है अमीर और गरीब की। उसमें भारत का नंबर 95 आता है, 95 इन द लिस्ट ऑफ 120 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हम इतना नीचे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो इनकम और वेल्थ का मेजर पोर्शन कुछ लोगों के हाथ में ही है। और रेट ऑफ ग्रोथ जिसे ROI कहते हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की भाषा में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द मनी दैट इज हेल्ड बाय दीज 10 to 20% पीपल इज मच हायर देन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन अदर पीपल। तो ये बढ़ रहा है, गैप कम नहीं हो रही, कभी भी ये गैप बढ़ती चले जाएगी। और ये गैप बहुत देशों में रही है, लेकिन जिन देशों में भी ये गैप रही है वहां पर खुशहाली नहीं हो पाई है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये देश ऐसे हैं जो हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी ऊपर हैं, क्योंकि वहां पर अमीर और गरीब के बीच का बीच की जो गैप खाई है वो ज्यादा बड़ी नहीं है। सभी समृद्ध हैं, सभी एक लेवल के हैं। एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, भूटान, जिसके बारे में हम अक्सर बात कर लेते हैं। हमारा पड़ोसी देश है भूटान। भूटान में बहुत पैसे वाले लोग आपको नहीं मिलेंगे। भूटान की एवरेज जो आप लिविंग स्टैंडर्ड देखेंगे तो भारत के नागपुर के जो अर्बन लिविंग स्टैंडर्ड है उससे नीचे है, काफी नीचे है, लेकिन खुशहाली के इंडेक्स में बहुत ऊपर है, दुनिया के 1, 2, 3 नंबर के स्थान पर आता है। उसका कारण यह है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई नहीं है, अमीर और गरीब के बीच की गैप नहीं है, एक ही बैंड में है। जब सब आपका पड़ोसी भी उतना ही खुशहाल है जितने आप, उसके पास भी उतना ही जरिया है, उतनी ही अर्थव्यवस्था है, उतना ही साधन है जितने आपके पास में है, तो आप सब एक लेवल पे हैं। तो ये जब गैप बढ़ती है, अमेरिका खुश नहीं होता कभी, क्योंकि अमेरिका में गरीब और अमीर की गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब ये गैप बढ़ेगी बहुत ज्यादा तो उसमें डिससैटिस्फैक्शन होगा, उसमें हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश का बहुत नीचे है। फिर भी मैंने कहा कि हमारे देश की, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीने का तरीका, जीने की कला हम लोगों ने सीख ली है किसी भी वातावरण में जीने की। उसकी वजह से हमारा देशवासी जिंदा है, खुश है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके पास में कुछ भी नहीं है। तो हमें इसके बारे में सोचना होगा। जब हम आज के समाजवाद से आकांक्षा पूर्ति की बात करते हैं, भारतीय नागरिकों की, आम आदमी की, तो इस बारे में सोचना होगा कि किस तरीके से हम विकास की ओर जा सकते हैं। ये कैसा विकास है जहां पर कुछ लोग अमीर बन रहे हैं और बाकी लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा, बाकी के पास में। और ये सिर्फ नीतियों की बात नहीं है, ये नैतिकता की बात है। जरूरी है
सोचना है हमें कि अगर देश के आधी जनता के पास खाने के दो निवाले नहीं मिल रहे हैं सही तरीके से, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में काफी गहराई से सोचना होगा हमें। अमीरों के लिए बैंकों के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जिस तरीके की बैंकिंग स्कैम्स हुए हैं हमारे देश में, वो मोटे मोटे उदाहरण सामने हमारे नजर आते हैं। वो तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम हैं जो कि विदेश में जाके बस गए, लेकिन ऐसे बहुत और भी स्कैम्स हुए हैं जहाँ पे बैंकों का पैसा ले लिया गया। बहुत सारे लोग बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं, आप लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। लेकिन गरीब के पास में जाने के लिए, इलाज के लिए दरवाजा खटखटाते रह जाता है, उसके लिए भी उसे कुछ नहीं होता। गाँव में अगर किसी दो चीजों से गांव वंचित है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है एक शिक्षा और एक है मेडिकल केयर। है ही नहीं। हमने कोविड के दौरान देख लिया कि गांव की क्या हालत हुई थी। मेडिकल केयर जीरो है। मुझे लगा कि कोविड के बाद शायद सरकार की आंख खुलेगी कि अब हमें गांव तक मेडिकल व्यवस्था को पहुंचाना जरूरी है। चरमरा गई है शिक्षा व्यवस्था, चरमरा गई है। शहर में रह के हमें आभास भी नहीं होता कि गांव का व्यक्ति पढ़ कैसे रहा है। गांव से कोई पढ़कर अफसर बन जाता है या पढ़ लिख जाता है या डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है, तो मुझे हैरानी होती है कैसे बन गया, क्योंकि उसके पास तो शिक्षा का अभाव था। उसके बावजूद भी उसने इतनी बड़ी बात कर ली। तो ये दोनों चीजों में मुझे लगता है भारत का उद्धार तभी होगा जब शिक्षा और मेडिकल फैसिलिटीज ये गांव तक पहुंचेगी। तो ये मुझे लगता है कि आज के वक्त की हमारी जनता की सबसे बड़ी आकांक्षा है। दूसरी बात आती है धर्मनिरपेक्षता की, जिसके बारे में जिक्र हम लोग करते चले जा रहे हैं। भारत का हर व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। हर व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है। हमारे यहाँ का नास्तिक भी किसी न किसी तरीके से धर्म में आस्था जरूर रखता है, मैं कह सकता हूँ। सो हम वी आर बेसिकली रिलीजियस ओरिएंटेड पीपल, लेकिन हम धार्मिक राष्ट्र नहीं हैं। हमें समझ लेना चाहिए कि वी आर नॉट अ रिलीजियस स्टेट, जो कि गलत फहमी हम में से कुछ लोग लेकर चल रहे हैं कि हम धार्मिक राष्ट्र, या तो उसे बनाया जा रहा है या हम बन चुके हैं या हम उसका सपना देख रहे हैं। नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं जहां पर सभी धर्म को एक समान आदर और सम्मान मिलता है और मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो मिलना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की एक बहुत अच्छी बात में जो कि बहुत ही प्रासंगिक है आज के वातावरण में। उन्होंने कहा था, धर्म निजी मामला है, राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी रखनी होगी। राज्य को सभी धर्मों से समान दूरी रखनी है। आपको भेदभाव नहीं करना है कि ये धर्म राज्य के करीब है, रूलिंग पार्टी के करीब हो सकता है, लेकिन स्टेट के करीब नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर है तो हम संविधान का अपमान कर रहे हैं। सभी धर्म का पालन और सभी धर्म का एक समान आदर करना और एक समान दूरी रखना, राज्य को दूरी रखना भी जरूरी है। राज्य अगर धर्म में लिप्त हो जाएगा तो वो एक धर्म का हो जाएगा, नहीं चाहिए। हमें सभी धर्म से दूरी रखना है, सभी धर्म का आदर करना है, सभी धर्म को एक समान मानकर चलना है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो चीज अचीव नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसके लिए नैतिक साहस चाहिए। सिर्फ कानून से नहीं होगा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होगा। नैतिक साहस चाहिए कि हम सभी धर्म को उतना ही रिस्पेक्ट दे सकें जितना वो डिजर्व करते हैं, जो कि इक्वल होना चाहिए हर किसी के लिए। तो आज के वक्त में इस धर्मनिरपेक्षता पे बहुत सारे हमले हो रहे हैं, आप और हम सब जानते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले भाषण खुलेआम हो रहे हैं। टीवी चैनल्स आप खोल लीजिए, किसी भी चैनल को, सब चैनल एक ही बात करते हैं। और मुझे तो कई बार हैरानी होती है कि एक ही स्क्रिप्ट सब में कैसे चल जाती है एक ही साथ। आप किसी में भी पढ़ते दीजिए, आप फर्क नहीं पड़ता कौन सा चैनल देख रहे हैं, स्क्रिप्ट एक ही है, एक साथ चल रही है। एक मौके पर ऐसा लगता है कि सब एक साथ बैठ के स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर एक ही है, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल है, ऐसा ही हो रहा है। तो एक स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख देता है, जिसको सबको बांट दी जाती है, और सब एक ही बात बोल रहे हैं, तोते के समान बोलने जा रहे हैं। कोई घोस्ट राइटर, हाँ, कोई ना कोई घोस्ट राइटर है। और जैसे आपने कहा, बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कहां से आती है, लेकिन होती है ऐसी बात, ऐसा होता है। तो ये बहुत बुरा लगता है कि जब एक ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तो उससे क्या हुआ है, मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है, मीडिया की इज्जत खत्म हो रही है। मीडिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग पिलर है डेमोक्रेसी का, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर
जुडिशरी एंड ब्यूरोक्रेसी हमारे सामने मीडिया है, जो कि एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का काम करता है, जो सच्चाई को सच के आईने से आपके सामने रखता है, आपको बताता है क्या गलत है क्या सही है। पार्टीजन पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम जब एक ही स्क्रिप्ट सब जगह चल पड़ती है और जब सभी चैनल एक ही बात कर रहे हैं, तो आपको भी लगने लगता है कि शायद वो सही होगा। जब 1000 बार एक ही बात बोली जाती है तो आप मानने लगते हैं कि सच है। आप नहीं मानेंगे, लेकिन 1000 लोग मानेंगे, बहुत लोग मानेंगे। जो आज की नई जनरेशन के लोग मानेंगे, बच्चे लोग मानेंगे, जो पहली बार सुन रहे हैं वो मानेंगे। लिखा हुआ, पेपर पे लिखा हुआ और मीडिया में बोला गया काफी हद तक सच माना जाता है। तो इसलिए मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी धर्मनिरपेक्षता की के तरफ, और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। और किसी बच्चे का नाम यदि किसी विशेष धर्म का हो और उसे पीट दिया जाए, इससे बुरी जाहिलता, इससे बुरी हालत नहीं हो सकती हमारे देश की। और ऐसा होता है, होते आ रहा है। हम टीवी चैनल पे भी दिखा देते हैं इस बात को कि ऐसा हुआ है। बहुत बुरा लगता है। मैं कुछ दिन पहले एक नागपुर के एलीट स्कूल के डायरेक्टर से बात कर रहा था, और उन्होंने मुझसे जो शेयर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत एलीट स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, लेकिन एकदम टॉप एंड स्कूल है नागपुर का, सोफिस्टिकेटेड एकदम बिल्कुल। वो मुझे कह रहे थे हमारे स्कूल में ये नौबत आ गई है कि एक समुदाय के लोग अलग बैठते हैं, दूसरे समुदाय के लोग अलग बैठते हैं, बच्चे आपस में बातें नहीं करते, कहते हैं कि वो उनकी पार्टी है, ये हमारी पार्टी है। स्कूल के बच्चे, हमने जहर बो दिया है छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में, क्योंकि हम घर में वही बात कर रहे हैं, हम डाइनिंग टेबल पर वही बात कर रहे हैं, हम खाते खाते वही बात कर रहे हैं, हमारे टीवी चैनल वही बात कर रहे हैं, हर शख्स हमारी फैमिली में बात कर रहा है और हम उसे सच मान रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया वही कह रहा है। तो इसकी वजह से बच्चों के दिमाग में भी जहर आपने बो दिया है, जिसे बहुत आसानी से निकल नहीं पाएगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत दिन लगेगी। ये बहुत जरूरी है। तो जब उन्होंने कहा कि ये, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, कहने लगे नहीं, बिल्कुल क्लियर टीम्स बन गई हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं स्कूल के अंदर, अलग अलग बैठ के बातें करते हैं वो लोग इस तरीके से। तो ये कितनी घातक परिस्थिति हो सकती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम सोशल मीडिया में आप जो देख रहे हैं आपको वही दिखाता है। बहुत स्मार्ट है उनका गेम, बहुत आसान है, क्योंकि उनको कमर्शियल, उनको तो आईबॉल्स चाहिए, उनको तो आपके हिट्स चाहिए, उनको तो आपके आप जितना ज्यादा एंगेज रहेंगे उतना ज्यादा उनको कमाई होने वाली है। तो सोशल मीडिया आपसे पैसा नहीं कमा रहा है, आपके माध्यम से आपको एडवर्टीजमेंट्स देकर और आपको पेड कंटेंट्स देकर आपसे पैसे कमा रहा है। इसलिए आप जितना एंगेज रहेंगे उतना अच्छा होगा। और आप एंगेज कब रहेंगे? जब वो आपकी प्रोफाइलिंग कर लेगा, जब वो जान लेगा कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप कौन से रंग के झंडे को बिलोंग करते हैं, आप किस किस्म के विचार रखते हैं। आपकी विचारधारा की प्रोफाइलिंग आपसे ज्यादा अच्छी सोशल मीडिया कर रहा है आपके लिए। गूगल आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है, क्योंकि आपने किस किस को लाइक किया, किस किस को सर्च किया, ये सब जानते हैं। तो सोशल मीडिया को मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं, और सोशल मीडिया को मालूम है तो सोशल मीडिया आपको वही परोस रहा है जो आप खाना चाहते हैं। तो आपको आपकी प्लेट में वही आ रहा है। मेरे पड़ोसी की प्लेट में क्या आ रहा है? जो उनको अच्छा लगता है। मेरी प्लेट में वो आ रहा है जो मुझे अच्छा लगता है। उन्हें नहीं पता कि मेरी प्लेट में क्या है, मेरे पास छुपा हुआ है। मेरी प्लेट में क्या है मुझे पता है। और इस तरीके से बिलीफ जो है वो रेनफोर्स होते चले जा रही है, स्ट्रांग होते चले जा रही है और सुदृढ़ होते चले जा रही है। इसकी वजह से मेरी और आपसे बैठे बैठे दुश्मनी हो रही है। कुछ नहीं किया मैंने, आपने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं अपने कंटेंट पढ़ रहा हूं, आपके खिलाफ सोच रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं मेरे खिलाफ। वही सोशल मीडिया आपको कुछ और दे रहा है, मुझे कुछ और दे रहा है, और इस तरीके से बात बिगड़ रही है, बात बदल रही है। सो हमें इसके लिए भी हमें सोचना होगा कि इस समाजवाद की जो हम की आकांक्षा पूर्ति की बात करते हैं, इस हालात में हमें अपने विवेक का कितना इस्तेमाल हम करें ताकि हम इस चीज से बाहर निकल सकें। सोशल मीडिया तो ड्रग्स है, आपको अपने ओर खींचते रहेगा, प्रभावित करते रहेगा। हम सच या झूठ की पहचान या उसका आईना अपने दिमाग में किस तरीके से लेकर आते हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सोच की बात हमारे लिए होगी। नवयुवकों से भी मैं बात करना चाहूंगा। विद्या जी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हैं और आपके स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पर लाया। मैं चाहता हूँ कि नवयुवकों की आवश्यकता है आज के इस किस्म के बुद्धिजीवी सम्मेलनों में शामिल होने की, समझने की, बात को समझने की।
वो अपने सोशल मीडिया में बिजी हैं। आज की जनरेशन के बारे में हम कहते हैं कि वो अपने सोशल मीडिया में बहुत बिजी है। मुझे दो चीजें नजर आती हैं। पहली बात तो ऐसे आयोजन में उनका आना, उनको समझना। मैडम, आपको थैंक्स करूंगा कि आपने बच्चों को कहा कि आप यहाँ पर आए, बहुत जरूरी है, नंबर 1। दूसरा, हमको उनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक पहुंचना होगा। जिस प्लेटफॉर्म के वो आदी हो चुके हैं, इंस्टाग्राम के आदी है, तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया गलत नहीं है, वो तो प्लेटफॉर्म है। अच्छी चीजें बुरी चीजें देने वाले पर निर्भर करता है। हमें अच्छी बातें उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन तक पहुंचाना होगा, तभी जाके उन तक बात पहुंचेगी। जिस प्लेटफॉर्म के आदी है, यदि किताब नहीं पढ़ता कोई, आजकल डॉक्टर खंडेवाले सर से मैं बात कर रहा था कि आजकल तो बच्चे पढ़ते ही नहीं पढ़ता, तो अब उसको अब जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते, लेकिन वो जिस चीज को आदी है, उस मीडियम का इस्तेमाल करते हुए हम तो उस तक पहुंच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अच्छे विचार लेकर, धर्म निरपेक्षता के विचार, इंटरफेथ हार्मनी के विचार, इस तरीके के विचार लेकर हमको उस तक पहुंचना होगा, उसके माध्यम से, उसके प्लेटफॉर्म से, उसके जरिए से, तभी बात बनेगी। और मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि चुप मत रहिए, आवाज बनिए। अपनी आवाज को, आप लोगों में तो बहुत अच्छी आवाज है, आप बोल सकते हो, आप बोलिए, बी असर्टिव। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अपोजिंग द गवर्नमेंट ऑल्सो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन, अगर आपको कोई चीज गलत लगती है तो आप बोलिए गलत लगती है। कोई उसमें छुपाने की जरूरत नहीं है, अपने दिल में बैठा के रखना, ताकि जब आप बोलेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो आवाज दीजिए, बोलिए, अपनी बात को व्यक्त करिए। कोई गलत नहीं है, अपनी आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं होती। आप संविधान की परिधि के अंदर में रहते हुए आपको बोलना है, लेकिन बात करनी है, चुप नहीं रहना है। शहीद भगत सिंह ने कहा था कि देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी तय करती है। आपको तय करना है, युवा पीढ़ी को तय करना है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो मित्रों, मैं आखिरी पड़ाव पर आता हूं। भारत एक ज्योग्राफी या भूगोल नहीं है, भारत एक बहुत बड़ी विचारधारा है, और इस विचारधारा का बुनियाद है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। हमें इसकी रक्षा के लिए सतत प्रयास करते रहना है। संविधान में जो ये शब्द जिनके बारे में जिक्र किया जा रहा है बार बार, ये शब्द सजावट के लिए नहीं डाले गए हैं। ये शब्द, इनके बहुत सारे मायने हैं। ये हर नागरिक का संघर्ष है, हर नागरिक का सपना है, और हमारे संघर्ष का यह प्रतिबिंब है। हमें इनकी रक्षा करना है, हमको गरीब की गरिमा के लिए खड़े रहना है, हमको मजहब की दीवारों को तोड़ने की ताकत रखना है। जब तक हम दीवारें नहीं तोड़ेंगे, हम अपने पड़ोसी के साथ में दीवार जितनी बड़ी करेंगे, उतना पड़ोसी का प्रेम हमारे से कम होते चले जाएगा। दीवारों को तोड़ दीजिए, छोटी कर दीजिए, पड़ोसी से बात करिए, आइए बाहर निकलिए, लोगों को जानिए, अपने परिधि और अपने खेमे से बाहर निकल जाइए, और बाहर निकल के लोगों से मिलकर बात करें। जब हम इस तरीके से आएंगे तो बात बदलेगी, और जब हम बदलेंगे तो फिर सब कुछ बदलेगा। तो बस इतना ही कहूंगा, और आखिर में दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर खांडेवाले जी का और रुईकर इंस्टीट्यूट की पूरी टीम का, मुझे यह सम्मान देने के लिए कि मैं आप लोगों के बीच रहकर कुछ चंद शब्द कह सकूं, और इतने अच्छे आयोजन जिसमें आप जैसे बुद्धिजीवी बैठे हैं, और यहाँ पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल मंच बैठा है। ऐसे मौके हमारे शहर में आजकल कम देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।